हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, इकोनॉमी के 10 मिनट सीरीज में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमारी परीक्षाओं में सीधे तौर पर प्रश्न देके जाते हैं। इस सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम मुद्रास्फीति के बारे में यानी इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मुद्रास्फीति को सबसे पहले हम परिभाषा के तौर पर देखेंगे। अगर आपको परिभाषा समझ नहीं आती है तो हम उसको आसान शब्दों में देखने वाले हैं। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता है तो हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तीनों तरीकों में से किसी न किसी तरीके से तो आपको समझ आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मुद्रास्फीति की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगे तो इसी को दोस्तों इकोनॉमी की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। आसान शब्दों में जब बाजार में सामान महंगा हो जाता है और हर चीज़ के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसको दोस्तों हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। यानी जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने लगे यानी जब महंगाई बढ़ने लगे तो उसी को दोस्तों हम इकोनॉमी की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए चीनी का दाम इस साल 40 रुपये प्रति किलो था। अगले साल वही दाम 50 रुपये प्रति किलो हो गया, यानी 1 किलो चीनी जो है वो 40 रुपये की आ जाती है। अगले साल वही 1 किलो चीनी 50 रुपये की आने लगेगी। तो ये जो 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है ना, उसी को कहते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा कि मुद्रास्फीति आखिरकार होती क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का आखिरकार असर क्या होता है। तो सबसे पहला असर होता है कि मुद्रास्फीति की वजह से सामान जो है वो महंगा हो जाता है और इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। दूसरा प्रभाव होता है कि मुद्रा की वैल्यू कम होने लगती है। अब इसका मतलब क्या है तो इसको समझते हैं। देखिए, मुद्रा की वैल्यू घट जाने का मतलब है कि उस मुद्रा से आप पहले जितना सामान या फिर सेवा खरीद पाते थे अब उतना नहीं खरीद पाएंगे। आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले 5 रुपये का एक समोसा आता था लेकिन अब वही समोसा जो है वो 10 रुपये का हो गया है। इसका मतलब है कि जो 5 रुपये की वैल्यू थी यानी 5 रुपये की जो ताकत थी ना वो घट गई है। ठीक है, यानी रुपए की वैल्यू जो है वो घट गई है। देखिए, समोसे में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, समोसे का उतना ही साइज है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समोसा 5 रुपये का मिल जाता था अब वो 10 रुपये का मिलने लगा, यानी 5 रुपये की जो वैल्यू थी ना अब वो नहीं रही। तो भैया मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा की वैल्यू घटने लगती है। इसके बाद है क्रय शक्ति का कम होना। अब इसका मतलब क्या है तो इसको समझिए। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 200 रुपये हैं। ठीक है, 200 रुपये में आप 5 चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। इन सभी की पांचों चीज़ों की जो प्राइस है वो नॉर्मल चल रही है तो आपने इनको खरीद लिया। आगे चलकर इन पांचों वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, लेकिन आपके पास तो 200 रुपये ही हैं, है ना। अब आप इन पांचों चीज़ों को खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। यानी आपकी जो परचेजिंग पावर थी यानी जो क्रय करने की शक्ति पहले थी वो अब कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो परचेजिंग पावर पहले थी वो कम हो जाएगी, यानी जो क्रय शक्ति पहले थी वो कम हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति की वजह से व्यक्ति की जो है परचेजिंग पावर यानी जो क्रय शक्ति होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, मुद्रास्फीति के कई सारे प्रभाव होते हैं और किस व्यक्ति पर या फिर आयात निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इन सभी को हम बाद में देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे आपको ये समझ नहीं आता होगा कि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाने का मतलब क्या है, तो ये मुझे समझाना था। क्रय शक्ति कम होने का मतलब क्या है तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि मुद्रास्फीति जो है यानी जो इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उसके कारण क्या होते हैं। दोस्तों, मुद्रास्फीति के कई कारण होते हैं जिसमें सबसे पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। सबसे पहले हम इसको परिभाषा के तौर पर देखेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। दोनों में से किसी न किसी तरह से तो आपको समझ आएगा ही आएगा। तो देखिए, जब किसी वस्तु या फिर सेवा की मांग बहुत अधिक हो जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती तो दाम बढ़ने लगते हैं। यानी डिमांड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाए और उतनी मात्रा में सप्लाई ना हो तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक पेन है, ठीक है, और 10-12 लोग खरीदने वाले हैं, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई सिर्फ एक ही है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है
ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपके मन में क्या आएगा कि भाई मेरी पेन तो जो है वो बिकेगी ही बिकेगी। इस वजह से आप ये बोलेंगे कि भैया ये जो 10 लोग हैं ना, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे पैसा देगा ना, उसी को मैं पेन दूंगा। यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या कर दिया आपने, कीमत बढ़ा दी। यही बात होती है यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि त्योहारों का कोई टाइम है, दीपावली को हम मान लेते हैं, ठीक है, उस समय मिठाई, कपड़े और सोने की मांग जो है वो अचानक बढ़ने लगती है, दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन मिठाई या फिर कपड़े की आपूर्ति उतनी जल्दी से नहीं बढ़ पाती। इसका नतीजा क्या होता है, मिठाई और कपड़े के जो दाम हैं वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, उतनी मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाती और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति की। दोस्तों, जब उत्पादन की कॉस्ट यानी उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो व्यापारी और कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ती है, जो मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसको कहते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। यानी उत्पादन की लागत बढ़ने की वजह से, उत्पादन की लागत बढ़ने की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, जो मुद्रास्फीति हुई है, उसको क्या कहते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा दोस्तों, तो सब्जी, अनाज और दूसरी चीज़ें भी महंगी होने लगेगी। इसको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आप पटना में रहते हैं और सब्जी बेचते हैं, ठीक है, आपको इंदौर में सब्जी बेचना है। आपने एक ट्रक वाले को बुलाया। ट्रक वाला जो है पहले पटना से इंदौर जाने के लिए 1000 रुपये चार्ज करता था। अब ट्रक वाले ने क्या बोला कि सर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो मैं जो है 4000 लूँगा। आपने कहा ठीक है भाई 4000 ले लेना, क्योंकि आपको तो सब्जी बेचना है। तो आपने 4000 में ट्रक वाले को कर लिया और ट्रक वाला आपको ले गया इंदौर। अब आपको ऐसा लगा कि भाई मेरी जो है लागत थी, है ना, पहले लागत कम आती थी, अब लागत बढ़ गई है, तो मैं जो है सब्जियां भी महंगी बेचूंगा ताकि मेरे को प्रॉफिट हो जाए। तो आपने सब्जियों के दाम क्यों बढ़ाए, क्योंकि आपकी लागत बढ़ गई। तो इसी उत्पादन की लागत की वजह से, ठीक है, उत्पादन की लागत की वजह से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसको लागत जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। एक और उदाहरण दिया है दोस्तों, इसको आप देख लेना। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि अगर उत्पादन की लागत बढ़ेगी, ठीक है, उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो भी मुद्रास्फीति होगी उसको क्या कहते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि वैश्विक कारणों से किस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ती है। दोस्तों, वैश्वीकरण के कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। जैसे किसी देश में संकट आ जाने के कारण उस देश से आयात करने वाले अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ता है और उन देशों में वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों कच्चे तेल का, क्योंकि कच्चा तेल भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है। तो दोस्तों भारत जो है ज़्यादातर तेल विदेशों से खरीदता है। अगर खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब में तेल का उत्पादन घट जाए या फिर युद्ध हो जाए तो इससे क्या होगा, सऊदी अरब क्या कहेगा कि भैया देखिए आपको तेल खरीदना है ना, तो हम महंगा बेचेंगे क्योंकि अभी हमें भी ज़रूरत है, हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो इससे क्या होगा, तेल महंगा हो जाएगा। तेल महंगा हो जाएगा इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है। जिन बसों में आप यात्रा करते हैं वो जो बस वाले हैं वो पहले 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, अब 4000 का डलवाएंगे। तो भैया जो बस वाले हैं वो आपसे अधिक चार्ज करेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दोस्तों जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे कि 2-3% ही किसी वस्तु और सेवा के दाम में वृद्धि हुई है, तो उस वृद्धि की वजह से जो मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई उत्पन्न हुई है उस मुद्रास्फीति को कहते हैं दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति। उदाहरण देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे चीनी की कीमत इस साल 50 रुपये किलो है, ठीक है, अगले साल जो है वो 52 रुपये की
हो गई है। तो ये जो 2% की वृद्धि हुई है ना, इसको कहेंगे दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दोस्तों आसान शब्दों में समझें तो भैया कीमत जो है धीरे धीरे बढ़े, जैसे आम लोग आसानी से सहन कर सकें, उसको क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और दोस्तों ये जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है ना, ये विकसित देशों के लिए बेहतर मानी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं चलती हुई मुद्रास्फीति के बारे में। देखिए जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% हो तो उसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अभी दूध 50 रुपये लीटर है, अगले 1 साल बाद वो 55 से 60 रुपये लीटर हो गया, तो ये जो मुद्रास्फीति बढ़ी है 3 से 10% के बीच में, तो उसको क्या कहेंगे, चलती हुई यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन। इस प्रकार की मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए बेहतर मानी जाती है, जैसे कि भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं रनिंग इन्फ्लेशन यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के बारे में। देखिए जब मुद्रास्फीति की दर में अचानक वृद्धि हो जाए, 10 से 20% तक यह पहुंच जाए, तो इसको रनिंग इन्फ्लेशन यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे आज के टाइम में पेट्रोल है 150 रुपये लीटर, अगले साल में ये हो जाए 250 से 300 रुपये लीटर, तो ये जो 10 से 20% की इन्फ्लेशन बढ़ी है ना, उसी को कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसके बाद है कूदती हुई मुद्रास्फीति। देखिए कूदती हुई मुद्रास्फीति, जिसको सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतों में 20% या फिर उससे ज़्यादा तेजी से वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आज 30 रुपये का 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, ठीक है, अगले साल में वो 60 रुपये का मिलने लगे, 70 रुपये का मिलने लगे, तो ये जो 20% की वृद्धि होती है या 20% या फिर उससे अधिक की वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहते हैं, कूदती हुई मुद्रास्फीति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन की। देखिए जब किसी देश में मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों यानी 100%, 200%, 500% या फिर उससे अधिक हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अति मुद्रास्फीति। इसको हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। यह एक चरम स्थिति है, ठीक है, चरम आर्थिक स्थिति है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे मुद्रा का जो मूल्य है वो तेजी से गिरने लगता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें जिम्बाब्वे की 2008 में दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रेड की जो कीमत थी वो लाखों डॉलर हो गई थी। तो आपको ये समझ आ गया कि अगर जो मुद्रास्फीति की दर है वो 100% तक बढ़ जाए यानी 3 अंकों की हो जाए, तो इस तरह से अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब हम बात करने वाले हैं मुद्रास्फीति के प्रभावों के बारे में। यहाँ से दोस्तों हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न देखा जाता है, पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति की वजह से ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी को बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको बहुत अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए मुद्रास्फीति की वजह से उपभोक्ता को हानि होती है, क्योंकि उसको सारी जो चीज़ें हैं वो महंगी मिलती है। तो मुद्रास्फीति की वजह से उपभोक्ता को हानि होती है। बात करें उत्पादक की, तो भैया मुद्रास्फीति की वजह से उत्पादक को लाभ पहुंचता है, क्योंकि उसको जो है वस्तुओं का अधिक दाम मिलता है। तो जो भी प्रोडक्शन करता है ना, जो भी उत्पादक है, उसको लाभ मिलेगा मुद्रास्फीति की वजह से। इसके बाद बात करें ऋणदाता की और ऋणी की, तो इसको मैं एक अच्छे उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए ये राम नाम का एक व्यक्ति है और ये श्याम नाम का एक व्यक्ति है। राम ने श्याम को लोन दिया है, ठीक है, यानी ये ऋणदाता हो गया है। श्याम ने 1 साल बाद इसको लौटाया है, तो भैया राम को यानी ये जो ऋणदाता है इसको हानि होगी, क्योंकि 1 साल बाद अगर श्याम लौटाएगा तो जो पैसा था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ऋणदाता को हानि होती है। और श्याम को लाभ होगा, क्यों लाभ होगा, क्योंकि उसको कम वैल्यू की मुद्रा लौटानी होगी, यानी ऋणी को लाभ होगा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक बचत की, तो भैया सार्वजनिक बचत जो है उसमें कमी आएगी, क्योंकि आदमी जो है बचत नहीं कर पाएगा। सार्वजनिक व्यय की बात करें तो भैया जो पब्लिकली व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। आयात में भी वृद्धि होगी, क्योंकि मान लीजिए कि अगर भारत में कोई चीज़ महंगी है तो लोग बाग विदेशों से आयात करने लगेंगे, विदेशों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होगी, तो भैया आयात में वृद्धि होगी मुद्रास्फीति की वजह से। निर्यात में कमी होगी, क्यों कमी होगी, क्योंकि देखिए अगर भारत की वस्तुएं महंगी है
तो लोग जो है क्यों खरीदेंगे? तो भारत जो है एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? विदेशों में भारत की चीज़ें बिकेगी ही नहीं ना, भारत की चीज़ें अगर महँगी है, तो विदेशों में क्यों खरीदेंगे? तो निर्यात कम होगा, ठीक है? आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करें रोजगार की, तो भैया मुद्रास्फीति की वजह से रोजगार में वृद्धि होती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मान लीजिए कि कोई चीज़ महंगी बिक रही है, तो फैक्ट्री का जो मालिक है ना, उसको ऐसा लगेगा कि मैं और कर्मचारी रख लेता हूँ और रोजगार देता हूँ ताकि अधिक उत्पादन हो सके और मेरे को ज़्यादा फायदा मिल सके। इस वजह से अगर महंगाई बढ़ रही है तो भैया क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी। स्थिर आय समूह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनको हानि होगी। मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो है 2000 रुपये, है ना? और ये निश्चित इनकम है, स्थिर है, स्टेबल है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है तो आपको हानि होगी, क्योंकि आप जो है अगर चीज़ें महंगी हो गई है तो उनको खरीद नहीं पाएंगे और आपकी इनकम तो बढ़ ही नहीं रही है, तो स्थिर आय समूह को हानि होगी। पेंशन भोगी जो वर्ग हैं उनको भी हानि होगी, क्योंकि पेंशन जो है एक निश्चित पेंशन मिलता है, ठीक है? और महंगाई बढ़ रही है तो आपको अगर पेंशन मिल रहा है तो आप सामान नहीं खरीद पाओगे, तो पेंशन भोगियों को भी हानि होगी, बॉन्ड धारकों को भी हानि होगी। इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर चलती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है और बास्केट क्या होती है, इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन उसका डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों आपके कमेंट्स के आधार पर। अगर आप कमेंट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीज़ें समझ आई है और अगली वीडियो लाई जाए, तो मैं जल्दी से जल्दी अगली वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।